एक छोटे से गांव देवपुरा में रघुवीर नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और एक छोटी बेटी चांदनी थी। रघुवीर का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन किस्मत छोटी। उसके पास बस थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी, उसी के सहारे उसका घर चलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही थी। पहले जहां हरी फसलें लहराती थीं, अब वहां सूखी दरारें दिखाई देती थीं। एक शाम रघुवीर खेत से लौटकर उदास बैठा था। सरिता, हमारी जमीन दिन ब दिन सूखती जा रही है। अब तो उसमें इतनी भी पैदावार नहीं होती कि घर ठीक से चल सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? शायद हमारी जमीन धान के लिए ठीक नहीं। क्यों न इस बार कोई दूसरी फसल बोकर देखें, कहीं इस बार हमारा फसल अच्छा हो। हाँ सरिता, तुम सही कह रही हो, पर फिर से फसल बोने के लिए बहुत खर्चा आएगा और हमारे पास जितना भी पैसा था सारा खर्चा हो गया है। क्या आप मेरी बात मान लें तो क्यों न ठाकुर भंवर लाल से उधार ले लें और बाद में अपना फसल अच्छा होगा तो आप ठाकुर भंवर लाल का उधार चुका देंगे। और आप क्या कहते हो? पर सरिता, इतना बड़ा जोखिम में उठाना सही नहीं रास्ता रहेगा। अगर हमने दूसरी फसल लगाई और वह भी सूखा हो गई तो हम ठाकुर भंवर लाल के पैसे कैसे लौटाएंगे? और हम पहले ही इतने पैसे कर्ज में हैं। और ज्यादा पैसा कर्ज होगा तो हम लोग का जमीन छीन लिया जाएगा और हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। पर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें हमारी किस्मत आजमानी ही पड़ेगी और ऐसा नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर ही जाएंगे। ठीक है, किस्मत आजमा लेते हैं। अगले ही दिन वह गांव के ठाकुर भंवर लाल के पास गया और पैसा लेकर नई फसल बो दी। लेकिन किस्मत फिर बेरहम निकली। बरसात समय पर नहीं हुई, फसल आधी सूख गई, बाकी कीड़े खा गए। रघुवीर पूरी तरह टूट गया। सरिता, अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। जिसका डर था वही हुआ। इस बार भी उस मनहूस जमीन में कुछ भी नहीं आया। इस बार हमारी फसल खराब हो गई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग ठाकुर भंवर लाल का कैसे पैसा उधार चुकाएंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो पूरी तरह से टूट चुका हूँ। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस तरह आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही जाएगा। आप इतना चिंता मत कीजिए, एक या एक दिन हमारा भी गरीबी कट ही जाएगा। सरिता, मैं हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता, पर अब मुझ में संयम नाम की कोई चीज नहीं बची। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। इतना कहकर वह घर से बाहर चला गया और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। उसी वक्त उसका चचेरा भाई नरेश वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ रघु? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? वो बात ही कुछ ऐसी है भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जमीन अब पहले की तरह मेरा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। पहले ही मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा कर्जा था। मैंने इस बार ठाकुर भंवर लाल से भी कर्जा लिया था। अब वह भी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। इस बार भी फसल अच्छा नहीं हुआ। पूरी फसल बर्बाद हो गई और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। रघु भाई, मेरी मानो तो तुम खेती करना ही छोड़ दो। इतने दिनों से खेती कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? हर साल तुम ठाकुर भंवर लाल से कर्ज लेते हो। ऐसे करते करते तुम पूरी तरह से कर्ज में बर्बाद हो चुके हो। ऐसे में तुम्हारा गरीबी कैसे दूर होगा? तू हमारी बात मानो कि यह सारी फसल की जड़ तुम्हारा यह खेत ही है। मेरी मानो तो तुम खेती करना बंद कर दो और तुम कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो। भैया, अगर मैं खेती करना बंद कर दूंगा तो क्या करूंगा? वह खेती ही तो कमाई, यह एकमात्र जरिया है। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे मूर्ख, कमाई के रास्ते सिर्फ खेतों में नहीं होते। कमाई के और भी कई रास्ते होते हैं। तुमने खेती करके देख लिया ना? तुम्हारे साथ कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर तुम अब दूसरा काम करके देख लो। मेरी मानो तो तुम्हें खेती छोड़ देनी चाहिए और दूसरा काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम दूसरा काम करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा पैसा कमाई होगा और जितनी मेहनत खेती में करनी पड़ती है उतनी तुम्हें दूसरा काम में करनी भी नहीं पड़ेगी और पैसे भी रोज मिलेंगे। तुम्हें घर चलाने में कोई परेशानियां नहीं होगी और धीरे धीरे तुम ठाकुर भंवर लाल का भी कर्ज चुका पाओगे और तुम्हारा गरीबी भी दूर हो जाएगा। रघुवीर सोच में पड़ गया।
और कुछ देर के बाद बोला, हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। मुझे यह खेती करना छोड़ ही देना चाहिए। मुझे मुझे यह फैसला बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में यह बात आई ही नहीं। अगर मैं पहले ही कोई छोटा मोटा काम कर लेता तो आज मेरे ऊपर इतना कर्जा और इतना गरीबी नहीं देखने को नहीं मिलता। यह जमीन मेरे लिए बर्बाद है। इसने आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन भैया, मैं कौन सा दूसरा काम करूं? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी मानो तो एक गाय खरीद लो, दूध का काम शुरू करो, रोज कमाई होगी, धीरे धीरे कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? मैं एक जान पहचान वाले सेठ से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगता है। अब मैं दूध का ही काम शुरू कर देता हूँ। नरेश अपने किसी पहचान के महाजन से पैसे निकलवाकर रघुवीर को एक गाय दिलवा देता है। कुछ दिनों बाद दूध का काम चल निकला। गांव के लोग रघुवीर से दूध लेने लगे। रोज थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी। एक शाम रघुवीर खुश होकर बोला, सरिता, हमें यह काम पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। बेकार में हम उस बदकिस्मत खेत के पीछे पड़े रहे और वह मनहूस खेत हमें और नीचे गिराता रहा। हम कर्ज में बर्बाद हो रहे थे। आज देखो, हमें दूध के कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है और ऐसे ही थोड़े ही दिनों में हम अच्छे पैसे कमा लेंगे और ठाकुर भंवरलाल का सारा कर्जा चुका देंगे और हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। हमारी गरीबी दूर हो जाएगा और बेटी भी अब बड़ी होने लगी है, उसके लिए भी थोड़ी बचत हो जाएगी। आगे चलकर हमें उसकी शादी भी तो करनी है, उसके लिए भी थोड़ा पैसा जमा हो जाएगा। उतनी ही हमारी चिंता काम हो जाएगी। कुछ हफ्तों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन किस्मत अभी भी परीक्षा ले रही थी। एक दिन गाय चरते चरते किसी जहरीले पौधे को खा गई और गाय की मौत हो जाती है। अगली सुबह गाय के मरने की वजह से रघुवीर का दूध का व्यापार बंद हो जाता है। रघुवीर बहुत चिंता में पड़ जाता है। तभी अचानक गिरधारी लाल वहाँ आता है और बोलता है, रघुवीर, अब और इंतजार नहीं करूंगा, मेरे पैसे चाहिए अभी। मैं सोच रहा था तुम आओगे, पर तुम तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। लगता है तुम्हारा इरादा ही नहीं देने का है मेरे पैसे लौटाने का। सुना है तुम्हारे दूध का धंधा अच्छे से चल गया है, तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो? आज तो मैं मेरे पैसे लेकर ही जाऊंगा। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे तुम्हारे भाई से अच्छे संबंध की वजह से तुम्हें पैसे उधार दे दिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पैसे बर्बाद कर दो। मैं अपना पैसा लेकर ही लौटूंगा। ठाकुर जी, अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। महाजन जी, कल ही कुछ जहरीले पौधों को खाने की कारण से गाय मर गई और अब मेरे पास ना ही गाय है ना ही पैसे। मैं आपको कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका जद ही जद आपका पैसा लौटा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए मतलब चाहिए। मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तू एक नंबर का कामचोर आदमी है। तुझे तो मुझे पैसे देने ही नहीं चाहिए था। तुझे पैसे देकर मैं बस ये पछता रहा हूँ। इतनी सुंदर गाय को तूने जहर पिलाकर मार डाला। तेरी चालाकी के कारण से ही तेरे खेत में कुछ नहीं उगता और खेत बर्बाद हो जाता है। तू खुद एक आलसी आदमी है। अगर कल दोपहर तक तूने मुझे पैसे नहीं लौटाया तो कल मैं गांव के प्रधान जी को लेकर घर आऊंगा, फिर घर खाली करवाने में देर नहीं लगेगी। तू याद रख, कल दोपहर तक कुछ भी करके मेरे पैसे मुझे पूरा चाहिए। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ और कल कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। इतना कहकर वह चला गया। रघुवीर का सिर झुक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वह चिंता से खेत की ओर निकल जाता है और खेत पहुंचकर बोलता है, यह खेत मेरे लिए बर्बादी है। आज इस खेत के कारण से मैं इस मोड़ पर हूँ। इस खेत ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, मुझे कभी अच्छी फसल नहीं दी। मैं हर सालों इसमें कितनी मेहनत और पैसा खर्च करता हूँ, पर इसने आज तक मुझे कभी मेरी मेहनत का फल नहीं दिया। आज जो कुछ भी हो रहा है इस खेत के कारण से हो रहा है। अगर यह खेत ना होता तो मुझे इतना पैसा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती और इतना गरीबी झेलने ना पड़ती। आज मैं जितने भी पैसे कर्ज में हूँ, यह सब इस खेत के कारण से। आज मैं इस बर्बादी खेत को ही हटा देता हूँ और अपना सारा लोगों का कर्जा लौटा देता हूँ। थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, उससे मैं कोई नया धंधा कर लूंगा और अपना गरीबी दूर कर लूंगा। इतना कहकर वह गुस्से में वह सीधे ठाकुर भंवरलाल के घर पहुंच गया। सेठ जी, मैं आपका कर्ज नहीं चुका पा रहा।
दूसरा काम करने के लिए मेरे पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी जमीन बेचने आया हूँ। आप चाहें तो खरीद लीजिए, अपने पैसे काट लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए। ठाकुर भंवरलाल की आंखों में चालाकी चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, एक काम करता हूँ, ये वैसे भी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया है, तो इसका जमीन में बहुत ही कम दाम में खरीद लेता हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पैसे का कारण बेच रहा है, यही सही समय है इसकी मजबूरी का फायदा उठाने का। इसका जमीन बहुत कम दाम में ले लेता हूँ। तुम जैसे लालची आदमी से जमीन लेकर मैं क्या अपनी किस्मत बर्बाद कर लूं? तुम्हारे साथ साथ मनुष्यत मेरे घर भी आ जाएगी। मैं वो जमीन तुमसे नहीं लूंगा। मैं क्या, शहर का कोई भी आदमी तुमसे वो जमीन नहीं खरीदेगा। ऐसा मत बोलिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर ये जमीन नहीं बिकेगा तो मैं आपके पैसे कभी नहीं लौट पाऊंगा। अब आप यही सोचिए, अगर आपको आपके पैसे चाहिए तो आपको ये जमीन लेना ही होगा, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए एक चवनी भी नहीं है। इसीलिए मैं यह जमीन बेच रहा हूँ। देखो रघुवीर, तुम्हारा जमीन तो वैसे भी बेकार है, उसमें कुछ उगता नहीं। मैं एहसान कर रहा हूँ जो लेने को तैयार हूँ। ज्यादा से ज्यादा 800 सोने के सिक्के दूंगा। उससे ज्यादा उस जमीन की कीमत भी नहीं है, और तुम मुझसे उससे ज्यादा की उम्मीद भी मत करना। सेठ जी, इतने कम सिक्के? सेठ जी, वह जमीन की कीमत कम से कम 3000 सोने के सिक्के जितनी है। मुझे लगता है 3000 तो नहीं, लेकिन आपको कम से कम 2000 तो देने ही चाहिए। क्या बोला तूने? तुम्हारा इतना बड़ा रकम? या एक तो मैं तुम पर वो जमीन खरीद कर एहसान कर रहा हूँ, और ऊपर से तुम उसे जमीन के 2000 सिक्के मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे भी उस जमीन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें आज तक उसने कभी ठीक तरह से फसल नहीं हुई है। उस जमीन में तुम्हें दिया ही क्या है जो मुझे देगा? एक तरह से मेरा तो बर्बादी है। उस जमीन को खरीद के मुझे कौन सा करोड़ों का फायदा हो रहा है जो मैं 2000 सिक्के में वो जमीन खरीदूं? लेना है तो बोल, नहीं तो निकलो यहाँ से। रघुवीर के पास कोई रास्ता नहीं था। कर्ज, अपमान और डर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। आखिर उसने भारी मन से कहा, ठीक मालिक है, जैसा आप ठीक समझे। आप मुझे 2000 सिक्के ही दे दीजिए। ठाकुर भंवरलाल ने 2000 सिक्के रघुवीर की दे दिया और पुश्तैनी जमीन उसके हाथ से चली गई। घर लौटकर जब रघुवीर ने सरिता को सब बताया तो वह स्तब्ध रह गई। आपने इतनी जल्दी में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? वो जमीन हमारे पूर्वजों की निशानी थी। आपको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और मैं करता भी क्या सरिता? उस खामोशी जमीन ने तो मेरी पूरी तरह से हमारा जिंदगी लुट लिया, और उस जमीन के कारण मैं इतना कर्ज में आ डूब चुका था कि मेरा मन चैन से सांस लेना भी बंद हो गया था। फिर मैंने सोचा, सारी मुसीबत की जड़ यह जमीन है। आखिर उस जमीन ने हमें आज तक दिया भी क्या है? इसलिए मैंने उस खामोशी जमीन को ही बेच दिया। मैं जानती हूँ हम बहुत परेशानियाँ हैं, पर लेकिन फिर भी जमीन बेचना तो किसी बात का हल नहीं हुआ ना। आखिर हमारे पास उस जमीन के अलावा और कोई भी तो रास्ता नहीं है। जो भी कुछ था वह भी आपने वह बेच दिया। आप कुछ भी कहो, लेकिन मुझे आपका ये रास्ता सही नहीं लग रहा। और तो और उस ठाकुर भंवरलाल ने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है। आपको केवल उस जमीन के 2000 सिक्के ही दिए हैं, जबकि वह जमीन कम से कम 6000 सिक्कों में बिकना चाहिए था। उसने आपके साथ चालाकी किया और आप भी उसके जाल में फंसकर उसे 2000 सिक्के में जमीन बेचकर आ गए। यह आपने सही नहीं किया। यह आपके साथ धोखा हुआ है। सरिता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे उसे वक्त बहुत दुखी हो रहा था। ठाकुर भंवरलाल ने मुझे बहुत आना बोलियां सुनाई, और वह अपने कर्ज के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मुझे किसी भी हालत में उसके कर्ज लौटाने थे, इसलिए मैंने उस दुखी में आकर जमीन ही बेच दिया। लेकिन आपने सिर्फ 2000 रुपए सोने के सिक्के में वह जमीन ही बेच दिया। यह बहुत नुकसान का सौदा हुआ है। उस ठाकुर भंवरलाल ने आपके साथ चालाकी किया है और आप उसके जाल में आकर अपना जमीन ही बेच ही दिया। अब हमारे पास जो भी जमीन था वह भी चला गया। अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा। सरिता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसा समझ लो कि हमारी किस्मत ही फूटी है। मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरा नुकसान ही हो जाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरिता, ऐसा चलता रहा तो हम लोग भूखे ही मारे जाएंगे। रघुवीर और सरिता बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह फिर रघुवीर घर से बाहर निकल जाता है।
रास्ते में उससे अपना एक मित्र मिलता है। अरे रघु, पहचाना? मैं भोलू, कितने सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। कैसे हो दोस्त? और बताओ, तुम्हारा हालचाल सही है या ना? अरे दोस्त, क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक मुसीबत से बचता हूँ तो दूसरी मुसीबत में फंस जाता हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। ना परिवार के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ना अपने लिए। ऐसा लग रहा है कभी कभी मन करता है जाकर अपनी जान ही दे दूं। अब तो मेरे मन ने भी काम कर देना बंद कर दिया है। मेरी दीमक मारी गई थी, जो मैंने अपना जमीन भी बेच दिया, वो भी सिर्फ 2000 सिक्कों में। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता दोस्त। ये तो क्या कह रहा है रघु? आखिर इतना क्या जरूरत हो गया था जो तुझे इतनी कम पैसे में अपना जमीन ही बेच डाला? फिर रघुवीर भोलू को सारी घटनाएं के बातें बताता है। फिर भोलू चिंता में पड़ गया और बोलता, सच में रघु, ये तुम्हारे साथ सही नहीं किया गया। वो ठाकुर भंवरलाल, उसने तेरा मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन तू फिक्र मत कर भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे पास एक तरीका है, मैं तुम्हारा जमीन वापस तुम्हें दिला सकता हूँ, और जैसा पहले था वैसा अभी हो जाएगा। तो चिंता मत कर भाई। क्या सच में दोस्त ऐसा हो सकता है? ये तो मैं कभी भी नहीं सोचा। लेकिन वह ठाकुर भंवरलाल अब मुझे मेरा जमीन क्यों लौटेगा? मुझे नहीं लगता कि वह जमीन मुझे वापस देगा। वह तो बहुत अमीर आदमी, वह जमीन हमारा क्यों बेचेगा? उसके पास कोई चीज का कमी ही नहीं है। जरूर लौट आएगा। मेरे पास एक तरीका है, बस तुम मेरा बात मानो। मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठाकुर भंवरलाल खुद तुम्हारे घर आके तुमसे माफी मांगेगा और तुम अपना जमीन को वापस ले लो। और हाँ, तब तुम उसे सिर्फ 400 सिक्के ही दोगे। उससे ऊपर उसे एक भी सिक्का उससे ज्यादा मत देना। वो खुद तुम्हारे घर जमीन बेचने आएगा। जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे करना। यह कैसे हो सकता है भाई? ये तो बहुत मुसीबत वाली बात है। ठाकुर भंवरलाल मेरे घर पर जमीन बेचने क्यों आएगा, और वह भी 400 सिक्के में? मैंने उस जमीन के 2000 सिक्के उसे लिए थे, तो वह भला 400 सिक्कों में मुझे मेरा जमीन वापस कैसे देगा? मुझे नहीं लगता वह 400 सिक्के में मेरा जमीन वापस करेगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक तरीका जानता हूँ, बस मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूँ वही तुम करो। वो ठाकुर भंवरलाल खुद चलकर तुम्हारे घर आकर तुमसे माफी मांगने आएगा और तुमसे जमीन वापस लेने के लिए कहेगा। तब तुम उसे 2000 सिक्के नहीं, सिर्फ 400 सिक्कों में ही वो जमीन उसे खरीदने की बात करना। और तुम बस 400 सिक्के से ज्यादा मत देना। और तुम देखते जाओ भाई, मैं कैसा दिमाग लगाता हूँ उस ठाकुर भंवरलाल को अपना जाम में कैसे फंसाता हूँ। भाई, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, और मैं जितना कहा हूँ तुम उतना ही करना। ठीक है दोस्त, वैसे से तो मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, फिर भी तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर भोलू ठाकुर भंवरलाल के घर जाता है और बोलता है, प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम भोलू सिंह है। मैं पड़ोसी गांव से आया हूँ। मैंने सुना है आपके पास बहुत सारे जमीन है। दरअसल हर साल एक शुभ मुहूर्त पर मैं कुछ न कुछ जमीन जरूर खरीदता हूँ। अगर आप मुझे अपनी कोई जमीन बेचना चाहो तो मैं उसकी आपको अच्छी खासी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस सेठ जी, मुझे कोई अच्छा सा जमीन दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो जितना पैसे के हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठाकुर भंवरलाल की आंखें चमक उठीं। वह मन ही सोचकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास बहुत सारी जमीन है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी फसल होते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जरूर पसंद आएगी। फिर ठाकुर भंवरलाल भोलू को अपनी पुरानी वाली जमीन दिखाने के लिए ले जाता है और भोलू से बोलता है, भोलू सिंह जी, ये देखिए, आप इस जमीन को खरीद सकते हैं। ये बहुत बढ़िया जमीन है, इसमें बहुत सारा फसल उगता है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया जमीन है, इस जमीन को आप खरीद सकते हो। भोलू उसे जमीन को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे, ये तो रघु की जमीन है। लगता है ये ठाकुर भंवरलाल अपनी चालाकी में वो अपना ही जमीन बेचने में लग गया है। अरे सेठ जी, ये जमीन तो वाकई में बहुत बढ़िया है। इस जमीन को तो मैं जरूर खरीदना चाहूंगा, क्योंकि ये जमीन सिर्फ भाग्य, किस्मत वाले लोगों के पास ही रहती है। मैं देख सकता हूँ कि ये जमीन की दिशा बहुत ही अच्छी है। ये जमीन जिस किसी के भी पास होगी, उसके पास किसी चीज या धन की कोई कमी नहीं होगी। वो आदमी जो चाहे वो कर सकता है। जिंदगी में उसे किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। जिसके पास भी ये जमीन रहेगी, उसकी किस्मत ही खुल ही जाएगा। वो घर बैठकर सोकर खाएगा और उसके जिंदगी में कोई बात का चिंता ही नहीं रहेगा और वो खुशियारी जिंदगी जिएगा। वह ठाकुर भंवरलाल सोच में डूब जाता है और कुछ सोच विचार कर बोलता,
भोलू सिंह जी, आपको इस जमीन के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता कि ये जमीन जिस किसी के भी पास होगी उसके पास किसी चीज या धन की कोई कमी नहीं होगी और जिंदगी खुशहाली कट जाएगी? सेठ जी, मुझे ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छे से ज्ञान है। मैं पूरे 2 साल तक एक बहुत बड़े योगी बाबा से ये विद्या सीखी है, तो मैं देखकर पहचान जाता हूँ कि ये आदमी कैसा है और कितना अमीर है। मैं इस जमीन का भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख सकता हूँ। ये जमीन तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम ठाकुर भंवरलाल हो। ये सब कुछ तुम्हें जो मिला वो सिर्फ इस जमीन की वजह से मिला है, और ये जमीन बहुत किस्मत वाले को मिलता है, और मैं ऐसी जमीन का सौदा बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता। तुम बोलो, इस जमीन की क्या कीमत चाहते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। और तुम बताओ, इस जमीन का क्या कीमत है? ये सारी बातें सुनकर ठाकुर भंवरलाल सोच में पड़ जाता है। मन ही मन सोचता है, नहीं नहीं भाई, मैं इसे अपनी जमीन नहीं दे सकता। जैसा कि ये कह रहे हैं, मुझे लगता है इन्हें सचमुच इन सब बातों का ज्ञानी बाबा लग रहे हैं, और इतनी किस्मत वाली जमीन में नहीं बेच सकता। ये जमीन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। अगर ये जमीन मुझसे छिन गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं किसी भी कीमत में ये जमीन नहीं बेचूंगा, चाहे जो भी कुछ होना जाए, चाहे मैं मर भी जाएगा, पर मैं इस जमीन को नहीं बेचूंगा। भोलू सिंह जी, मुझे माफ करना, मैंने गलती से आपको ये जमीन दिखा दी। दरअसल मैं ये नहीं आपको दूसरी जमीन दिखाने आया था, मैं गलती से आपको यहाँ लेकर आ गया। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई दूसरी जमीन नहीं चाहिए। मुझे तो यही जमीन बहुत सुंदर है। आप इस जमीन की कीमत बोलिए, मैं आपके मुंह मांगी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए सौदा घाटे का नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बस आप कीमत बोलिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भोलू, मुझे ये जमीन बेचनी ही नहीं है। वो मैंने गलती से आपको दिखा दी। मैं दूसरी जमीन दिखाना चाहता था। ये जमीन मेरी है और मैं इसे किसी भी कीमत में किसी को नहीं बेचूंगा। आप चलिए ना, मैं आपको और एक और सुंदर जमीन दिखाता हूँ। आपको वो जरूर पसंद आएगी, और उसमें बहुत सारा फसल उगता है। वो आपके लिए बहुत बढ़िया जमीन होगा। फिर ठाकुर भंवरलाल भोलू को उस जमीन के पास ले जाता है जिसको ठाकुर भंवरलाल ने रघुवीर से चालाकी से खरीदी था। वह जमीन देखकर भोलू बहुत खुश हो जाता है। फिर ठाकुर भंवरलाल को अपने चालाकी से अपने जाल में तरीका सोचने लगता है। फिर ठाकुर भंवरलाल ने बोला, ये देखिए, ये जमीन मैंने कुछ पहले ही खरीदी है। ये जमीन भी बहुत सुंदर है। आपके लिए ये बहुत बढ़िया जमीन है, लेकिन हाँ, बदले में मुझे इस जमीन के 6000 सोने के सिक्के चाहिए, और ये जमीन तुम्हारा। क्या तुम इस जमीन की बात कर रहे हो? मैं ये जमीन बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये जमीन मेरे लिए कोई काम का नहीं है। ये जमीन बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। ये मेरे किसी लायक नहीं है। तुम 6000 सोने के सिक्के के बारे में बात कर रहे हो? मैं तो इसे 10 सिक्के में भी नहीं खरीदूंगा। तुम चाहे इसका जितना भी कीमत बताओ, मैं नहीं खरीदूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं भाई? आखिर इस जमीन में तुम ऐसा क्या कमी है कि आप इसे 10 सिक्के में भी नहीं खरीदने के लिए मना कर रहे हैं? इस जमीन में फसल नहीं होता। मुझे ये जमीन नहीं खरीदनी सेठ जी। बस ये जमीन नहीं, बर्बादी है। मैं तो इस जमीन के बारे में सोच में हूँ कि अब तक तुम कैसे तू सही हो, क्योंकि ये जमीन जिसके पास भी होगी उसको मार डालने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें तो अब तक बर्बाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये हुक्म है। ये जमीन जिसके पास भी रहेगी वो मर जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, वो पानी के लिए भी तरस जाएगा। मैं अपने ज्ञानी बाबा का दिया हुआ बुद्धि के बल पर सब कुछ देख सकता हूँ। इस जमीन का भूतकाल बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से ये जमीन जिसके पास भी जाएगी उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और जितना मुझे पता है, ये जमीन जिसके पास भी थी उसने तुम्हें इसी कारण बेची है, और अब ये तुम्हारी बर्बादी करने के लिए तुम्हारे पास आई है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। ठाकुर भंवरलाल ये सुन बहुत डर जाता है। तुम सच कह रहे हो भाई। ये जमीन मुझे रघु ने बेची थी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ, रघु को कभी भी जमीन ने कुछ नहीं दिया। जब से ये जमीन रघु के पास थी, उसका हमेशा बर्बादी ही हुआ है। उसकी गरीबी तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पूरी तरह से गरीब हो चुका है। तुम सही कह रहे हो भाई। शायद ये जमीन ही इस बात के लिए बर्बाद है, और उसने ये जमीन मुझे बेच दी। इसका मतलब मेरी बर्बादी भी रघु जैसी हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मैं इसे कल ही सुबह बेच दूंगा और अपना छुटकारा छुड़ा लूंगा। तुम्हें ये जमीन उसी इंसान को बेचनी होगी जिससे तुमने ली है। अगर तुम किसी और इंसान को बेचोगे तो तुम्हारा बर्बादी होगा। अगर तुम उस रघु को ही ये जमीन बेच दोगे तो तुम्हारा आने वाला समय बहुत खुशियां बीतेगा, और तुम्हारे ऊपर की सारी बर्बादी और मुसीबत रघु के ऊपर चली जाएगी, और तुम जिंदगी बहुत ऐश से जियोगे। आप सही कह रहे हैं भोलू जी, मैं ऐसा ही करता हूँ।
मैं कल सुबह ही रघु के पास जाता हूँ और ये जमीन उसे वापस बेच देता हूँ, और तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा और मैं अपना जिंदगी में बहुत अच्छा से रहूंगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिए सेठ जी, चाहे सौदा घाटे का क्यों ना हो, लेकिन इस जमीन से कल ही पीछा छुड़ा दीजिए। अगर एक दिन भी ये जमीन तुम्हारे पास रही तो तुम्हें नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। कल के कल ही इस जमीन को हटा कीजिए और ये जमीन रघु के हवाले कर दीजिए। चाहे वो तुम्हें इसके कितने भी सिक्के क्यों ना दे, तुम्हें ये जमीन उसे किसी भी हालत में बेचनी ही होगी। चाहे वो जमीन ले या ना, उसको वो जमीन दे कर आना होगा। ठाकुर भंवरलाल के मन में डर बैठ गया। अगले ही दिन वह सीधे रघुवीर के घर की ओर निकल पड़ा और घर पहुंचते ही रघुवीर से बोला, रघु, मुझे तुम्हारी वो जमीन नहीं चाहिए, उसमें बढ़िया फसल नहीं हो रहा है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें जो 2000 सोने के सिक्के दिए थे वो वापस करो और अपनी जमीन ले लो। मालिक जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने वह जमीन आपको बेच दी है और आपने उसके बदले में मुझे सोने के सिक्के भी दे दिए थे और वह सिक्के अब खर्च हो गया हैं। मेरे पास सिर्फ 600 सोने के सिक्के ही बचे हैं। अगर आप जमीन मुझे फिर से बेचना चाहते हैं, मैं तो आपको केवल 600 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ। मालिक जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो पहले से इतना गरीब हूँ, इसी कारण अपना जमीन ही बेच दिया था, फिर भी मुझे मेरा जमीन वापस कर रहे मालिक जी, मैं अब कहाँ से इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा? सिर्फ 600 सोने के सिक्के? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पूरे 2000 सोने के सिक्के दिए हैं, तुम मुझे लौटा दो और अपनी जमीन ले लो। मालिक जी, मैंने आपको कहा ना, वह सारे सिक्के खत्म हो गया हैं। मैं आपको केवल 600 सोने के सिक्के ही दे सकता हूँ, इससे अलावा और नहीं दे सकता हूँ। ठाकुर भंवरलाल ने इतना सुनकर वह भोलू का बताया हुआ बात मन ही मन सोचने लगा। क्या करूं? इसके पास तो केवल 600 सोने के सिक्के ही हैं। मैंने तो इसे 2000 सोने के सिक्के दिए थे। ये सौदा तो बहुत घाटे का हो जाएगा, लेकिन वो जमीन मैं अपने पास नहीं रख सकता। भोलू ने कहा था कि अगर वो जमीन मैं अपने पास रखूंगा तो मैं पूरी तरह से गरीब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, उस जमीन को अपने पास नहीं रख सकता, ये जमीन मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे इसी वक्त ही रघु को वो जमीन बेचनी होगी। एक काम करता हूँ, 600 सोने के सिक्के में जमीन बेच देता हूँ, बर्बाद होने से अच्छा है, यही सही रास्ता है। ये मैंने नहीं किया तो मेरी बर्बादी हो जाएगी। ठीक है रघु भाई, तुम मुझे 600 सोने के सिक्के दे दो और तुम्हारा जमीन वापस ले लो और आराम से खाओ और अपने परिवार में खुशियां दे दो। रघुवीर यह सुन बहुत खुश हो जाता है। उसे 600 सोने के सिक्के में अपना जमीन वापस मिल जाता है। फिर वह अपने दोस्त भोलू के पास जाकर कहता है, सच में भोलू, तुमने तो कर दिखलाया दिया। तुमने सिर्फ 600 सोने के सिक्के में मुझे मेरा जमीन वापस दिलवा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम मेरे लिए किसी भाई से कम नहीं हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं अपना जमीन खो ही देता। मैं उस जमीन को बेचकर बहुत परेशान रहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुमने वह कर दिया जो नामुमकिन था। तुम्हारे जैसा दोस्त मैं आज तक अपने जिंदगी में नहीं देखा। तुम नहीं रहते तो बर्बाद हो जाता दोस्त। तुमको दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर रघु खेत में और मेहनत करने लगता है और उसी दिन उसे खेत में काम करते करते उसके खेत में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिलता है। उसे देख रघु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। बहुत खुश हो जाता है और तुरंत घर जाकर सरिता को सारी बातें बताता है। सरिता भी यह देख बहुत खुश हो जाती है। रघुवीर सरिता से कहता है, मैं बहुत गलत था सरिता। मैंने जाने इस जमीन को क्या क्या कहा होगा। मैं तो इस जमीन को बर्बादी कहता था। आज इस जमीन में ही मेरी किस्मत बदल दी। आज मुझे इस जमीन में इतना सारा चांदी का सिक्का मिला है जितना चांदी का सिक्का हमारे पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। भला हो मेरे दोस्त भोलू का, जिसने यह जमीन मुझे वापस दिलवा दिया, नहीं तो यह धन ठाकुर को मिल जाता और तब मुझे बहुत पछतावा होता। अब मैं समझ चुका हूँ कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला सही नहीं और बुद्धि से लिया हुआ फैसला हमेशा सही होता।